हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मीन्स अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुओं की संख्या या हम बोल सकते हैं मोलों की संख्या पर आधारित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उन विलेय के रासायनिक गुणों या उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। हम मान लेते हैं कि हमने 2 ग्लास लिए हैं, उसमें एक ग्लास में, दोनों ग्लास में हमने पानी लिया है। एक ग्लास में हमने उसमें डाला है NaCl यानी कि नमक, और दूसरे ग्लास में हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो हम ये देखते हैं कि दोनों की मात्रा यदि हमने सेम ली है, यानी कि हमने अणुओं की संख्या यदि समान ली है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो चेंज होगा अणुसंख्यक गुणधर्म में, वो दोनों में समान होगा। यानी कि मोलों की संख्या पर ये निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर, विलेय की प्रकृति पर वो निर्भर नहीं करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। सेकंड होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। और फोर्थ है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं परासरण दाब। तो आज हम पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कोई पात्र है, उसमें विलायक भरा हुआ है। तो विलायक का शुद्ध वाष्प दाब जो है, उस पर लगने वाला जो वाष्प दाब है, इसको हम बंद कर देते हैं। और इस पर जो लगने वाला वाष्प दाब है वो है, विलायक है A, तो इसके लिए लगने वाला वाष्प दाब हो जाएगा PA0, यानी कि इसको हम बोलेंगे शुद्ध विलायक पर लगने वाला वाष्प दाब। यहाँ पर हमने इस विलायक में घोल दिया है नमक, यानी कि यहाँ पर A भी है और दूसरा एक हमने विलेय उसमें घोल दिया है, यानी विलायक प्लस विलेय विलयन बना दिया है। और इस विलयन में नमक डाला गया है। नमक एक ऐसा विलेय है जो कि अवाष्पशील होता है। इस अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में हमने नमक डाल दिया है और उसका विलयन बना दिया है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया है, जिसकी वाष्प बनती ही नहीं है। अब ऐसे कण जिसकी वाष्प नहीं बनती है, वो यहाँ पर सतह पर रहने वाले वाष्पशील विलायक के कणों को, ये जो सतह होती है उस पर उपस्थित वाष्पशील विलायक के कणों को घेर लेते हैं अवाष्पशील विलेय के कण। इनको घेर लेने का कारण इनकी जो वाष्प दाब है वो कम हो जाती है, यानी कि विलायक, शुद्ध विलायक की वाष्प दाब से विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में कमी आ जाना। ये कमी इस वजह से आई है क्योंकि हमने विलायक में एक अवाष्पशील विलेय मिलाया है। विलायक जो कि शुद्ध विलायक था और वो वाष्पशील था, लेकिन यदि हमने अवाष्पशील उस विलेय उसमें मिला दिया तो वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब हम मान लेते हैं विलायक जो कि है A, विलायक जो कि है A, ये है वाष्पशील, और विलेय यानी सॉल्यूट जो कि है B। इस पर लगने वाला जो प्रेशर है उसको मैंने आपको बताया था, अगर शुद्ध अवस्था में इसका प्रेशर है तो उसको हम डिनोट करेंगे P0A से।
चूंकि विलय का वाष्प दाब है ही नहीं, ये अवाष्पशील है, तो इस पर लगने वाला वाष्प दाब शून्य है। तो राउल्ट के नियमानुसार विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है P इज इक्वल्स टू होता है PA प्लस PB। यहाँ पर PB जो है वो नगण्य है, ये नगण्य है, तो इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी, यानी कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। विलयन का कुल वाष्प दाब इज इक्वल्स टू है विलायक का वाष्प दाब। फिर हम देखेंगे, चूंकि PA इज इक्वल्स टू होता है PA इज इक्वल्स टू, यानी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब इज इक्वल्स टू होता है PA नॉट इंटू XA, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था राउल्ट के नियमानुसार। चूंकि यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब से कम है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो XA का मान जो होता है XA इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस XB। यहाँ पर इसकी अगर हम वैल्यू रखें इस सूत्र में, तो यहाँ पर हो जाएगा PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB, ये है ब्रैकेट में। अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा PA इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB। हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी PA इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB। अगर हम इस पूरी वैल्यू को इधर ले लें और इसको इधर ले लें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा PA नॉट XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA। ये अगर यहाँ से हटाकर इसके नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। इसका मतलब ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समानुपाती होता है मोल अंश के, विलय के मोल अंश के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक है, और इसकी हम अगर रिलेटिव देखें यानी इसकी रिलेशन को देखें, इसके नीचे हमने विलायक का वाष्प दाब लिखा है, इसका मतलब कि विलायक का वाष्प दाब अधिक है विलयन के वाष्प दाब से। इसे हम कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं ये राउल्ट के नियमानुसार, इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि राउल्ट के नियमानुसार आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो समानुपाती होता है विलय के मूल अंश के। चूंकि हमें पता है विलय का मूल अंश जो होता है यानी कि XB इज इक्वल्स टू होता है NB अपॉन NA प्लस NB। क्योंकि NB की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि इसकी मात्रा जो है वो बहुत कम है, विलय की मात्रा हमने बहुत कम डाली है और इसको हम नगण्य मान सकते हैं, तो यहाँ पर NB इज इक्वल्स टू हो जाएगा नगण्य, यानी नेग्लिजिबल इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर XB इज इक्वल्स टू हो जाएगा NB अपॉन NA। चूँकि हमें पता है N इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन M, N इज इक्वल्स टू W अपॉन M। अगर इनमें हम वैल्यू रखें तो यहाँ पर XB इज इक्वल्स टू आ जाएगा WB अपॉन MB, अपॉन में NA के लिए लिखेंगे WA अपॉन MA। यदि इस समीकरण को हम यहाँ पर रखते हैं, ये हमने समीकरण पहले देखा था, XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। इस समीकरण में यदि हम XB का मान रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू, मैंने इसको इंटू में ले लिया है, अपॉन में मैंने इसको इंटू में ले लिया है, तो यहाँ पर MA ऊपर आ जाएगा और WA जो है वो नीचे आ जाएगा। फिर आगे हो जाएगा यही वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट।
अगर हमें यहाँ पर विलेय का मोलर भार ज्ञात करना है यानी कि मोलर मास निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सूत्र हो जाएगा mb इज इक्वल्स टू पी ए नॉट अपॉन, ये इसका स्वैप हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी ए नॉट माइनस पी ए, और यहाँ पर आएगा इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। हमें ये वाला समीकरण प्राप्त होगा। इससे हम किसी भी विलेय का अगर हमें मोलर मास नहीं दिया गया है तो भी हम उसका मोलर मास निकाल पाएंगे। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि हमें विलेय का भार दे दिया जाता है, विलायक का भार दे दिया जाता है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दे दिया जाता है, यानी कि वाष्प दाब पहले ये था और विलेय मिलाने के बाद ये था, ये दे दिया जाता है। तो हमें उसका मोलर मास निकालना होता है, विलेय का अणुभार निकालना होता है, तो ये हमें दे दिया जाता है, तो ये वाला सूत्र उसमें लगाया जाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको अपने नोट्स की फ़ोटोज़ शो करूँगी, तो आप अपने नोट्स आसानी से बना पाएंगे। आप उसको पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में, जिसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है, में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो है 0.850। अब हमने उसमें कोई अवाष्पशील ठोस को मिला दिया है जिसकी मात्रा हमको दी गई है। उसको मिलाने से जो प्राप्त विलयन है उसका वाष्प दाब 0.850 से घटकर ये हो गया है 0.845, यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो गया है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे, दिया गया है क्या क्या गिवन वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है विलायक का वाष्प दाब यानी कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जिसको हम कहते हैं पी ए नॉट इज इक्वल्स टू ए, अगर बेंजीन को हम ए मान लेते हैं और अनअपघट्य ठोस जो है उसको हम बी मान लेते हैं, तो पी ए नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.850 बार। अब हम सेकंड देखते हैं। इसमें दिया गया है वाष्प दाब चेंज होकर के, यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलय मिलाने के बाद हो गया है 0.845, यानी कि पी ए, जिसको हम कहेंगे विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर हो गया है पी ए इज इक्वल्स टू है 0.845 बार। अब हम देखते हैं 0.5 ग्राम विलेय की मात्रा है, तो विलेय की मात्रा या जिसको हम कहेंगे भार, इसको हम कहेंगे WB। WB की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.5 ग्राम। विलायक की मात्रा हमको दी गई है 39.0 ग्राम, यानी कि WA इज इक्वल्स टू दिया गया है 39.0 ग्राम। अब हमें इसमें MA पता है, यानी कि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो इसका मान है यहाँ पर 78 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू दी गई है। अब हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जो विलयन का वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा MB इज इक्वल्स टू MA इंटू WB अपॉन WA इंटू
पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए। यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम सारे मान रख देते हैं। हमारे पास है एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास एम ए की वैल्यू दी गई है 78 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू दी गई है 0.5, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.5 इंटू हमें वैल्यू दी गई है पी ए नॉट की वैल्यू, पी ए नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 0.850 अपॉन हो जाएगा डब्ल्यू ए की वैल्यू है हमारे पास 39 इंटू पी ए नॉट की वैल्यू है यहाँ पर वही जो ऊपर हमने लिखी है 0.850 माइनस में होगा पी ए की वैल्यू यानी कि 0.845 बार। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 78 इंटू 0.5 इंटू 0.850 अपॉन 39 इंटू 0.00005। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 170 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हमें विलय का, ठोस के विलय का मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ पर एम बी इज इक्वल्स टू है 170 ग्राम पर मोल। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान हमें दे दिया गया है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। 80% रह जाए मतलब 80 रह जाए। तो पहले वाष्प दाब उसका क्या रहा होगा, पहले उसका वाष्प दाब 100 मान लेते हैं, उसका वाष्प दाब 100 होगा और बाद में घट कर ये रह जाए 80, यानी कि 100 रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पर होता है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, इसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें ये मान पता चल गया है और हमें इसमें पता है 114 ग्राम ऑक्टेन है। ऑक्टेन 114 ग्राम है यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू ए की वैल्यू दी गई है 114 ग्राम और हमें यहाँ पर दे दिया गया है अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान। अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है यानी कि हमें दे दिया गया है डब्ल्यू एम बी, यहाँ पर हमें दे दिया गया है वो जो कि है 40 ग्राम पर मोल। अब हमें इसमें निकालना है डब्ल्यू बी यानी कि हमको भार ज्ञात करना है कि हमें उसमें कितनी मात्रा उसकी घोलनी है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर कीजिए। आज हमने वाष्प दाब में अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।